So we'll start with a quick revision of Faraday's laws of electromagnetic induction. तो कल हमने देखा whenever there is a relative motion between a magnet and a coil, there is current induced in the coil. तो जब भी coil में और magnet में relative motion होगा, मतलब whenever there is change in the flux linked with the coil and current or an EMF is induced in the coil, इसको हम लोग बोलते हैं electromagnetic induction. The phenomena in which EMF is induced in a coil when there is relative motion between the coil and the magnet. Then हमने कल देखा था Faraday has performed many experiment in connection with production of current whenever there is motion between magnet and a coil. In total around 9 observations थे, 6 observations और सातवें में 3. तो what was done? What he did was उसने पहले coil को stationary रखा, मैग्नेट को टूवर्ड्स या अवे मूव किया, तो टेम्पररी डिफ्लेक्शन वाज सीन इन गैल्वेनोमीटर एंड द डिफ्लेक्शन वाज इन अपोजिट डायरेक्शन. एंड देन उसने मैग्नेट को स्टेशनरी रखा एंड कॉइल को मूव किया टूवर्ड्स एंड अवे. द सेम थिंग वाज अगेन ऑब्जर्व्ड, अ टेम्पररी डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर. उसके बाद व्हाट ही डिड वाज व्हाइल मूविंग द मैग्नेट, उसने मैग्नेट का पोलैरिटी चेंज कर दिया था, नॉर्थ पोल को साउथ पोल बना दिया, साउथ को नॉर्थ, एंड बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन द पोलैरिटी the direction of current also changed. और उसके बाद if you remember he took two coils, एक coil को बैटरी, रियोस्टैट और की कनेक्टेड था, that was called as primary coil, और दूसरे coil को सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड था, that was called as secondary coil. तो in this case when the circuit was in make and break condition, मतलब की insert किया, की निकाल लिया, की insert किया, की निकाल लिया, if you remember this one, तो जब की ओपन क्लोज करोगे तो उस केस में टेम्पररी डिफ्लेक्शंस वर सीन इन द गैल्वेनोमीटर. या फिर की को हमेशा क्लोज रख के, मतलब सर्किट को कंप्लीट करके, जब आप प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल को मूव करोगे रिलेटेड टू ईच अदर, अगेन अ डिफ्लेक्शन वाज सीन इन द गैल्वेनोमीटर. एंड लास्टली जब रियोस्टैट में रेजिस्टेंस चेंज करोगे तो अगेन अ टेम्पररी डिफ्लेक्शन वाज ऑब्जर्व्ड इन द गैल्वेनोमीटर. So based on all this observation, Faraday gave two laws of electromagnetic induction. पहला law है qualitative law, Faraday's first law. It tells you whenever there is change in the magnetic flux linked with the coil, associated with the coil, and EMF is induced in the coil. जब coil के साथ linked flux change होगा, if you are not able to imagine, मैं बता देता हूँ एक बार. हमारे पास एक coil है, we have a coil. जब भी इस कॉइल के साथ फ्लक्स लिंक चेंज होगा, फॉर एग्जांपल इसके पास में एक मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल फील्ड है, तो जो फील्ड होगा, जो फ्लक्स होगा, वो इसके साथ लिंक्ड है. तो मैग्नेटिक फील्ड इज लिंक्ड विद दिस कॉइल एंड व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल. और फैराडे का सेकंड लॉ हमको बताता है क्वांटिटी ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड. The amount of EMF induced E is directly proportional to rate of change of flux linked with the coil. E is proportional to d phi by dt. So E equal to some constant K into d phi by dt. अगर d phi by dt ये वेबर पर सेकेंड में है तो K की वैल्यू 1 है, तो you have E equal to d phi by dt. This is Faraday's second law. अब आ जाते हैं इसके आगे, that is Lenz's law of electromagnetic induction. तो रिमेंबर Faraday's लॉ के हिसाब से, सेकेंड लॉ के हिसाब से, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल. E इक्वल टू के डी फाई बाई डी टी. के की वैल्यू 1 है अगर बाकी सब SI यूनिट में है, मतलब डी फाई बाई डी टी इज वेबर पर सेकेंड और E इज इन वोल्ट, तो इन दैट केस के वैल्यू इज 1. सो इफ E एंड डी फाई बाई डी टी are in SI units, K equal to 1, therefore E equal to d phi by dt हो जाएगा. Is that clear? Lenz's law is correction to the Faraday's second law. क्यों correction? Because what Lenz tells us, इसने सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड बताया और हमने क्लियरली मेंशन किया है यहाँ पे. If you see, we have mentioned this. The magnitude of induced EMF. The magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of flux
linked with the coil, लेकिन it does not tell you anything about direction, क्योंकि जब आप EMF इंड्यूस की बात करते हो, EMF में एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, तो कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, डायरेक्शन के बारे में फैराडेज सेकंड लॉ कुछ भी नहीं बताता है, डायरेक्शन बताता है तो लेंज लॉ. लेंज लॉ टेल्स यू दैट द डायरेक्शन ऑफ EMF induced or induced EMF or current, so the direction of induced EMF or current in the coil is such that it opposes the cause producing it. जिसने उसको प्रोड्यूस किया उसी को अपोज करता है. किसने प्रोड्यूस किया? चेंज इन फ्लक्स ने. अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता ही नहीं तो EMF इंड्यूस होता नहीं. EMF इंड्यूस क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. तो जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स उसको प्रोड्यूस कर रहा है वो उसी को अपोज करता है. The direction of induced EMF or current in the coil is such as to oppose the change in magnetic flux which produces it. Remember, जिसने इसको प्रोड्यूस किया उसी को ये अपोज करता है. तो अगर मैं लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये लॉ लिखूं तो लेंज लॉ के हिसाब से सिर्फ एक माइनस साइन आएगा. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इंड्यूस्ड EMF अपोजेस द चेंज प्रोड्यूसिंग इट. मैं एक बार और आपको बता देता हूँ. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग है. EMF इंड्यूस क्यों हुआ था? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है. अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होता तो करंट या EMF इंड्यूस नहीं होता. और आपको ये पता होना चाहिए जब भी करंट की बात होती है तो करंट क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए. एक जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे मैग्नेट का, मेरे पास एक कॉइल था, मैं एक मैग्नेट को उस कॉइल के पास में लेके जा रहा हूँ, तो जो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉइल के साथ लिंक्ड है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. क्यों? क्योंकि देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड द कॉइल. ये जो चेंज इन फ्लक्स है ये क्या इंड्यूस करता है? EMF. EMF क्या इंड्यूस करता है? करंट. अब कॉइल में करंट आ गया, पहले नहीं था, अब करंट आ गया. तो करंट आया तो करंट क्या प्रोड्यूस करेगा? खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा प्रोड्यूस करेगा कि जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज करेगा. राइट? So it will produce a magnetic field of its own, which is opposite in direction to the original magnetic field. मतलब जिसने उसको प्रोड्यूस किया वो उसी को अपोज कर रहा है. So the direction of induced EMF or current in the coil is such as to oppose the change in magnetic flux which produces it. Simple. अब हमने यहाँ पे remember E equal to d∅dt में सिर्फ आपको एक नेगेटिव साइन लिखना है एक्स्ट्रा. नेगेटिव साइन indicates that the direction is opposite. ये लॉ दिया था लेंज ने, लेकिन लेंज लॉ को वेरीफाई करने के लिए फैराडे ने वापस से एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और ये वही एक्सपेरिमेंट है, फैराडेज कॉइल एंड मैग्नेट एक्सपेरिमेंट. तो पहले भी इसने वही किया था. मैग्नेट लिया और मैग्नेट को टुवर्ड्स कॉइल या अवे फ्रॉम द कॉइल मूव किया, वापस से सेम थिंग. तो व्हाट ही डिड वाज, फैराडे उसने एक कॉइल लिया है. रिमेंबर, इस कॉइल में इनिशियल कोई करंट नहीं है. इस कॉइल में ना करंट है, ना ही इस कॉइल में सोर्स लगाया है किसी भी चीज का. देयर इज नो करंट, देयर इज नो सोर्स ऑफ करंट. सिर्फ एक मैग्नेट लिया, इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास में लेके जा रहा है वो. अब जब पास में लेके जाने की बात करते हो तो मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक है नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल. तो इमेजिन हम लोग कर क्या रहे हैं. फैराडे ने क्या किया था, इस मैग्नेट को टुवर्ड्स मूव किया, टुवर्ड्स द कॉइल. तो जब मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल मूव होगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा. फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल विल इंक्रीज. देखो देखो देखो, बात ऐसी है कि जब तक तुमको बेसिक्स नहीं पता तो डिफिकल्ट होगा इमेजिन करना. चैप्टर बहुत सिंपल है, बट यू हैव टू इमेजिन, यू हैव टू नो. ईच मैग्नेट प्रोड्यूसेस इट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हिच स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल. और वो बेसिकली लूप जैसा बनता है. ऐसे लूप में दिखाता नहीं, लेकिन अभी दिखा देता हूँ. नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ऐसा बनता है मैग्नेटिक फील्ड. ईच मैग्नेट हैव सच अ मैग्नेटिक फील्ड. हर एक मैग्नेट का ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होता है which starts from north pole and ends at south pole. They form something loop like structure. तो ऐसा है. तो अब when you are moving a magnet close to the coil, तो flux linked with the coil increases, क्योंकि पहले flux नहीं था.
अब फ्लक्स स्टार्ट हो गया, क्या स्टार्ट हो गया, फ्लक्स स्टार्टेड इंटरैक्टिंग विद द कॉइल. सो व्हेनेवर देयर इज मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा. बराबर. जब आप मैग्नेट को कॉइल के पास में लेके जा रहे हो तो फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. जब फ्लक्स इंक्रीज होगा मतलब फ्लक्स चेंज होगा, तो फिर क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ. ईएमएफ क्या इंड्यूस करेगा, करंट. और आपको याद होना चाहिए चैप्टर नंबर 10, एनी करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल. मतलब ये डाइपोल जैसा हो गया अब, क्योंकि इसमें करंट आ गया. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं एक कॉइल को देख रहा हूं और अगर मुझे वो करंट क्लॉकवाइज दिखता है तो वो साउथ पोल होता है, अगर मुझे वही करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखता है तो वो नॉर्थ पोल होता है. रिमेंबर, if I have a coil which carries a current, if the current is clockwise, that face of the coil behaves like south pole. If the current is anti-clockwise, that face behaves like north pole. तो अब क्वेश्चन ये था कि जब आप मैग्नेट को और मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल के पास में लेके जा रहे हो, तो वन थिंग दैट हैज हैपेंड इज द फ्लक्स लिंक विद द कॉइल विल नाउ इंक्रीज. क्योंकि वहां पे इंक्रीज इन फ्लक्स है तो क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ. ईएमएफ क्या इंड्यूस कर देगा, करंट. अब क्वेश्चन ये है कि करंट क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, कौन सा पोल पास में आ रहा है, नॉर्थ पोल. तो करंट विल बी इंड्यूस्ड एंटी क्लॉकवाइज. तो करंट क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा. एंटी क्लॉकवाइज करंट आया तो ये पोल कौन सा होता है, नॉर्थ पोल होता है. मतलब व्हाट इज हैपनिंग, जिसने उसको प्रोड्यूस किया, किसने प्रोड्यूस किया, मोशन ऑफ मैग्नेट ने. मैग्नेट का कौन सा पोल कॉइल के पास में रहा था, नॉर्थ पोल. और करंट कैसा इंड्यूस हो गया कि वो नॉर्थ पोल बन गया. सो द साइड ऑफ द कॉइल, क्योंकि कॉइल के दो साइड है, एक फेसिंग द मैग्नेट, एक अपोजिट टू दैट ऑफ मैग्नेट. द साइड ऑफ द कॉइल फेसिंग द मैग्नेट बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ पोल. नॉर्थ नॉर्थ में क्या होता है, रिपल्शन. देखो इमेजिन करो, मैग्नेट कॉइल के पास में आ रहा था, फ्लक्स बढ़ रहा था, और मैग्नेट का कौन सा पोल आ रहा है, नॉर्थ पोल आ रहा है टुवर्ड्स द कॉइल. फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ने से ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस होने से करंट इंड्यूस हुआ. लेकिन करंट का डायरेक्शन ऐसा इंड्यूस हुआ कि जो कॉइल का साइड जो मैग्नेट को फेस कर रहा है वो क्या बन गया, नॉर्थ पोल. मतलब जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसी को अपोज कर रहा है. कौन प्रोड्यूस कर रहा था, मोशन ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, नॉर्थ पोल वाज कमिंग टुवर्ड्स द कॉइल. और यहाँ पे करंट ऐसा बन गया कि ये भी नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ नॉर्थ में क्या होगा, रिपल्शन होगा. इसलिए हमने यहाँ पे बोला ना, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स व्हिच प्रोड्यूसेस इट. तो वो चेंज को रजिस्ट करता है, वो मैग्नेट के मोशन को रजिस्ट करता है, अपोज करता है. सो व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स द कॉइल, the magnetic flux in the coil increases and the current is induced in the coil. This current carrying coil acts as a magnetic dipole with the side pointing towards the magnet behaves like a north pole and tries to oppose the approaching north pole of the magnet. For this, the coil produces anti-clockwise current as shown in figure A. तो फिगर ए में मैंने दिखाया है कि जब मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पास में लेके जा रहे थे तो करंट कैसा प्रोड्यूस हो गया, एंटी क्लॉकवाइज. तो ये फेस हो गया नॉर्थ पोल, नॉर्थ और नॉर्थ में होगा रिपल्शन. अब तुम उल्टा सोचो, उल्टा सोचो, उल्टा सोचो मतलब क्या. नाउ व्हाट हैपेंस इफ अगर हम इस मैग्नेट को दूर लेके जाए, तो जब आप मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हो, when the north pole of the magnet is moved away from the coil, the flux linked with the coil will decrease. पिछले केस में क्या होता, increase. This change in flux will again produce a current in the coil, क्योंकि it will induce an EMF और EMF induced will produce a current. अब इस बार नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो इस बार करंट इंड्यूस होगा क्लॉकवाइज. और आपको पता है क्लॉकवाइज करंट मतलब क्या होता है, साउथ पोल. तो साउथ और नॉर्थ में क्या होता है, अट्रैक्शन. मतलब जब मैग्नेट दूर जा रहा था तो वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, और जब मैग्नेट पास में आ रहा है तो वो उसको रिपेल कर रहा है. राइट. तो ये मैंने डायग्राम बी में दिखाया है. व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज टेकन अवे, द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल विल डिक्रीज and hence an EMF will be induced in the coil. This induced EMF will induce current, and the current will be such that it will be clockwise current, so that the side of the coil
facing the magnet will be south pole. Okay, so when the north pole of the magnet is moved away from the coil, the magnetic flux in the coil decreases and the current is induced in the coil. This current carrying coil will behave like a magnetic dipole, with the side pointing the magnet behaves like a south pole and tries to attract the receding north pole of the magnet. For this, the coil produces clockwise current as shown in figure. So this is famous experiment, Faraday's coil and magnet experiment, which confirms कि जो लेंस बोल रहा था वो सही है, जिसने करंट को इंड्यूस किया वो उसी को अपोज करता है. किसने करंट को इंड्यूस किया? मोशन ऑफ मैग्नेट ने, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ने, वो उसी को अपोज करता है. दैट इज द आइडिया. क्लियर? तो अब नाउ वी वांट टू सी एनर्जी कंजर्वेशन इन लेंस लॉ, क्योंकि एनर्जी तो टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहना ही चाहिए. तो वी विल सी व्हाट इज एनर्जी कंजर्वेशन इन लेंस लॉ. तो अगेन वेरी सिंपल. अब ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, देयर इज नॉट मच इन दिस केस. सिर्फ आपको एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ से आया ये आपको समझना है. तो पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए कि इंड्यूस करंट दो रीजन से आता है. रीजन नंबर 1, इमेजिन हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है. लेट अस से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है. इसमें मैं अगर एक कंडक्टर को मूव करता हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉइल है और मैं इस कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता हूं, तो क्या चेंज होगा? फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज होगा. अल्टीमेटली तो करंट या ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए व्हाट डू यू वांट इज, व्हाट इज नेसेसरी? चेंज इन फ्लक्स. तो दो तरीके हैं. एक तो मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को मूव करो, मतलब कॉइल को मूव करो, या दूसरा कॉइल को स्टेशनरी रखो, मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करो. So we know that the cause of induced current may be either one of the two things: the motion of a conductor in a magnetic field. I just demonstrated this with the help of diagram. आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, आप इस मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को मूव कर रहे हो, तो कंडक्टर को मूव करोगे तो फ्लक्स लिंक विद द कॉइल विल change. If the flux linked with the coil changes, current is induced, EMF is induced. Otherwise आप coil को रखो stationary, मतलब keep the conductor stationary and change magnetic flux or the change of magnetic flux through a stationary coil. तो हम one by one दोनों को डिटेल में देखेंगे and we'll try to understand what is the meaning of energy conservation here. Then in the first case, पहले केस में जिसमें आप मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रख रहे हो लेकिन आप कंडक्टर को मूव कर रहे हो. सो इन द फर्स्ट केस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल. देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है यहाँ पे, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंस. जस्ट अ मिनट. ओके, गिव मी अ मिनट. All right. कहाँ थे हम यहाँ थे. फाइन. तो इन दिस केस अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंस. जब तक ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, नो चेंज इन फ्लक्स, नो इंड्यूस्ड ईएमएफ, नो इंड्यूस्ड करंट. देन यू स्टार्ट मूविंग दिस. लेट अस से हम इसको अपवर्ड्स मूव कर रहे हैं. तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन? अपवर्ड्स. तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन, अपवर्ड्स. तो द कॉइल इज मूविंग अपवर्ड, लेट अस से. और यह मैग्नेटिक फील्ड में आ गया तो क्या चेंज हो गया? फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज हो गया. जैसे फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज हुआ, क्या इंड्यूस हो गया? ईएमएफ इंड्यूस हो गया. ईएमएफ इंड्यूस ने क्या इंड्यूस कर दिया? करंट इंड्यूस कर दिया. तो ये बन गया करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. और अगर आपको याद होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स एक्सर्ट करता है. तो ये फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट? क्योंकि लेंस लॉ के हिसाब से ये
अपोज करता है। किसको अपोज करता है? द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। कॉज क्या था? कॉज था मोशन, मोशन ऑफ कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये कॉज था। किसका कॉज था? ये इंड्यूस्ड करंट का, इंड्यूस्ड ईएमएफ का। इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा? अब इसी को अपोज करेगा। जो ये कंडक्टर का मोशन अपवर्ड्स था, इसी को अपोज करेगा, मतलब फोर्स विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वापस से आइडिया को रिकलेक्ट करो। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू, वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो आइडिया हियर इज दिस, हमारे पास एक कॉइल है, एक कंडक्टर है, जो पहले मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। जैसे ही मैंने इसको अपवर्ड मूव करना स्टार्ट किया, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन इज वर्टिकली अपवर्ड्स, and then it enters into a magnetic field. As it is entering into the magnetic field, the flux linked with the coil changes. Since the flux linked with the coil changes and EMF is induced in the coil, EMF induced हुआ तो current induced हो गया, current induced हो गया तो it becomes a current carrying conductor in external magnetic field, and you know current carrying conductor in external magnetic field experiences a force which is BIL sin theta. तो फोर्स है तो फोर्स का डायरेक्शन भी होगा। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जो फोर्स था ये मैग्नेटिक फील्ड ने लगाया, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और ये डायरेक्शन ओरिजिनल डायरेक्शन था मोशन का। तो लुक, इन द फर्स्ट केस the direction of induced current in the moving conductor is such that the direction of the force exerted on the conductor by the magnetic field is opposite to the direction of motion, and thus opposes the motion of the conductor. In the second case, the change of flux, second case में, in the second case, अब मोशन तो है नहीं, अब कॉइल क्या है? रेस्ट पे है। चेंज क्या हो रहा है? फ्लक्स। फ्लक्स चेंज होगा तो किसके साथ लिंक्ड है? कॉइल के साथ, बराबर। फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या इंड्यूस हुआ? ईएमएफ। ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो क्या इंड्यूस हुआ? करंट। करंट अगर इंड्यूस हुआ, किसी भी कॉइल में करंट आया, तो वो खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड खुद का जनरेट हुआ, इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल। So in the second case, the current sets up a magnetic field of its own. कौन सा current? Induced current, which within the area of the coil is opposite to the original magnetic field. तो जब मोशन था तो मोशन को अपोज कर दिया। जब मोशन था कंडक्टर का फील्ड में, तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा है कि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। दूसरे केस में अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है, मोशन नहीं है, कॉइल स्टेशनरी है, तो जो फ्लक्स चेंज होगा वो करंट इंड्यूस करेगा। करंट इंड्यूस जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है। दस द चेंज इन द फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज अपोज्ड बाय द इंड्यूस्ड करंट। तो लेंज लॉ, मतलब इनका बोलने का मतलब तो इतना है कि जब ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, चाहे वो मोशन हो कंडक्टर का इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, या फिर वो चेंज इन फ्लक्स हो लिंक्ड विद द स्टेशनरी कॉइल, ये पूरे प्रोसेस में टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग यू। मतलब जो मोशन का एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज कन्वर्टेड टू मैग्नेटिक एनर्जी, बराबर, right? This is what they are trying to tell you. So throughout this process, energy is conserved. That is what they were trying to tell you. यहाँ तक हम लोग purely theory part देखा. Now it is time for us to go ahead. We will now go ahead with new topic and which involves little bit of derivations. तो थोड़े बहुत derivations है उसमें, और interesting है and of course simple है. So to start off with, अगला टॉपिक है फ्लक्स ऑफ अ फील्ड। फ्लक्स ऑफ अ फील्ड, हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स की बात कर रहे हैं, तो बताने की जरूरत नहीं कि फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फ्लक्स ऑफ फील्ड, अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैंने कल भी बताया था, मैं आपको वापस बता देता हूँ। लेट अस से हमारे पास एक स्मॉल एरिया एलिमेंट है ds, एंड रिमेंबर आई विल नॉट डू अ लॉट ऑफ राइटिंग थिंग हियर, आई विल जस्ट टेल यू द आइडिया। तो कुछ है नहीं है। कंसीडर अ स्मॉल एरिया एलिमेंट ds बार, ये एक स्मॉल एरिया एलिमेंट है ds बार, और डायरेक्शन आपको पता होता है। हाउ डू यू गिव डायरेक्शन?
by drawing a normal to the area. So consider a small area element ds in an external magnetic field. तो यहाँ पे हमारे पास एक external magnetic field है, let us say b bar. Okay, let the angle between ds bar and b bar is theta. तो अब मैंने ds को बना दिया ds bar, मैंने इसको बना दिया वेक्टर क्वांटिटी, and the angle between b bar and ds bar is theta. By definition, flux, magnetic flux is defined as the total number of magnetic field lines passing normally through a area. यहाँ तो नॉर्मल है नहीं, यहाँ पे b बार it is aligned at some angle theta to the ds bar. तो हम ऐसे केसेस में क्या करते हैं, कंपोनेंट्स लेते हैं. तो b बार का कंपोनेंट जो एरिया को नॉर्मल होगा वो देखते हैं, वो है b cos थीटा. और क्योंकि मैंने एलिमेंट छोटा लिया है तो फ्लक्स भी स्मॉल होगा. और आपको याद होगा फ्लक्स डिफाइन कैसे करते हो, b cos थीटा इनटू ds. तो कंसीडर a small area element ds placed in a magnetic field b bar. Let theta be the angle between b bar and ds bar. b cos theta is the component of magnetic field which is passing normally through area ds. बराबर. Therefore total flux is b cos theta into ds. This is small flux क्योंकि area आपने लिया है small. Therefore you can write this as d phi equal to b bar dot ds bar. यहाँ तक क्लियर? ये क्लियर है तो आगे कुछ समझ में आएगा. ये तो हमने वी हैव सीन दिस इन 11th ऑल्सो. सिर्फ वहां पे ई बार डॉट डी एस बार था क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है. नाउ द आइडिया हियर इज, इसका हमारे इस चैप्टर के साथ क्या कनेक्शन है. यहाँ पे कनेक्शन ऐसा है कि जब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा. बराबर, राइट. तो अगर हमारे पास एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है जो हर पॉइंट पे चेंज होता है विद टाइम, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. सो इफ मैग्नेटिक फील्ड changes at every point with time, then flux also changes. तो अगर ये b बार खुद फंक्शन ऑफ टाइम है तो b बार of t dot ds bar, this will be d phi of t. मतलब flux will also change. Good. अब देखो, नोट्स टू नोट्स, बुक टू बुक लिखने का तरीका अलग होता है. तो what I have written is absolutely correct. हम ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे पास एक स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट का फ्लक्स भी स्मॉल है, विच इज b बार डॉट ds बार. और अगर मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे एलिमेंट पे चेंज हो रहा है विद टाइम, तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना मतलब फ्लक्स चेंज होना. अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन है, वो विद टाइम चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स भी विद टाइम चेंज होगा. और ऐसा भी तो हो सकता था कि ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है ये खुद किसी लार्ज एरिया का पार्ट है. हो सकता है ना, ये स्मॉल एरिया एलिमेंट मैंने लिया तो है लेकिन इट इज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ लार्ज एरिया. तो एक लार्ज एरिया का पार्ट है, हो सकता है. बराबर, करेक्ट. तो टोटल फ्लक्स क्या आएगा, इंटीग्रेशन, राइट. सो इफ ds is itself a part of large area S, then total flux phi, क्योंकि d phi ये t का फंक्शन है तो phi भी t का फंक्शन है, इस इंटीग्रेशन किस पे, सरफेस पे. जो सरफेस है क्या है, S है. मतलब आप करते क्या हो, आप ऐसे स्मॉल एलिमेंट हर जगह पे इमेजिन करोगे, और अगर एक में से फ्लक्स चेंज होगा तो हर किसी में फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे चेंज हो रहा है विद टाइम. इसलिए मैंने पहले मेंशन कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस एट एवरी पॉइंट विद टाइम.
since flux depends on magnetic field depends on time, if field changes flux changes, और flux अगर एक एरिया में से चेंज हो रहा है तो हर एरिया एलिमेंट में से चेंज होगा, तो टोटल फ्लक्स विल आल्सो बी अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसको क्या लिखोगे, डी फाई ऑफ टी, डी फाई ऑफ टी। तो ये जो डी फाई ऑफ टी है तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, तो सब्स्टिट्यूट कर दो। देयरफॉर flux as a function of time is integration over surface d phi is b bar of t dot ds। और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होगा, EMF, और इंड्यूस EMF क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, तो माइनस डी फाई बाई डी टी, तो दिस इज इक्वल टू माइनस डी डी टी ऑफ फाई, लेकिन फाई क्या है, इंटीग्रेशन ओवर सरफेस बी बार ऑफ टी डॉट डी एस बार। ये आ गया आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हमको फाइंड क्या करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करना है बाय यूजिंग लेंज लॉ। मैं एक बार कॉन्सेप्ट वापस समझा देता हूँ, अभी थोड़ा सा अप्रोच में चेंज करूंगा क्योंकि जो नोट्स में अप्रोच दिया मैं वो लिख के दूंगा अभी। द आइडिया इज सिर्फ दोनों चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन होता है ना कि पहले हम टोटल फ्लक्स निकाले, कि पहले हम स्मॉल फ्लक्स निकाल के उसका डिपेंडेंस दिखा दे किस पे, टाइम पे। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तुमको जैसा अप्रोच रखना तुम रखो, सिर्फ आइडिया क्लियर रखो। आइडिया ये था फ्लक्स ऑफ अ फील्ड, मतलब यहाँ पे हम फ्लक्स की बात कर ही क्यों रहे, बिकॉज यू आर स्टडीइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। whenever flux linked with the coil will change, there will be an induced EMF. so flux of a field, इसमें करना क्या है, हमको सबसे पहले इसमें एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर करना है। लेट अस कंसीडर अ स्मॉल एरिया एलिमेंट ds। तो यू हैव अ स्मॉल एरिया एलिमेंट ds, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, some magnetic field here, and this magnetic field makes some angle theta with the direction of ds bar। कि जो एरिया एलिमेंट है ds, और ये उसका डायरेक्शन है ds बार, और ये है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड b बार, और दोनों में एंगल कितना है, थीटा है। तो फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एलिमेंट will be d phi equal to b cos theta into ds। ऐसा क्यों, क्योंकि by definition of magnetic flux is the number of magnetic field lines passing normally through given area कितना है, ds है। तो पहले तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ढूंढो, कौन सा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, b cos थीटा। किसको परपेंडिकुलर है, एरिया को। नहीं तो फिर आप यहाँ पे बोलोगे b sin थीटा भी तो परपेंडिकुलर है, b sin थीटा एरिया को परपेंडिकुलर नहीं है, हमको चाहिए नॉर्मली थ्रू एरिया। तो हमको मिल गया कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया b cos थीटा, तो दैट इज व्हाई फ्लक्स इज b cos थीटा इनटू ds। अब मल्टीप्लाई बाय ds क्यों किया, और ऐसा b cos थीटा हर जगह से पास होगा, b cos थीटा will pass through each point of the area। तो मुझे टोटल फ्लक्स चाहिए तो मैं b cos थीटा को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा। एरिया बड़ा हुआ तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा, एरिया कम हुआ तो फ्लक्स भी कम होगा। तो ये आपको मिल गया डी फाई इक्वल टू बी बार डॉट डी एस बार। अब पिछले अप्रोच में मैंने डायरेक्टली बोल दिया था कि मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट विद टाइम, बराबर। फिर उसके बाद हमने टोटल फ्लक्स निकाला। तो उल्टा भी कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि लेट अस से ये जो हमारे पास एलिमेंट है एरिया का, ये खुद एक बड़े सरफेस का छोटा सा पार्ट है, राइट। तो इट इज अ पार्ट ऑफ अ बिगर सरफेस। तो ऐसा अगर है तो इस बड़े सरफेस पे और भी एरिया एलिमेंट्स होंगे जिसमें से फ्लक्स पास होगा, करेक्ट। तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन ओवर डी फाई, किस पे कर रहे हो इंटीग्रेशन, सरफेस पे, इंटीग्रेशन डी फाई ओवर सरफेस एस। लेकिन डी फाई क्या है, बी बार डॉट डी एस बार ओवर सरफेस एस। तो फ्लक्स मिल गया आपको इंटीग्रेशन बी बार डॉट डी एस बार ओवर सरफेस एस। लेकिन इमेजिन अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता तो ईएमएफ कभी इंड्यूस होता ही नहीं, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए प्राइमरी कंडीशन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर कांस्टेंट रही तो देयर विल बी नो चेंज इन द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, हेंस देयर विल बी नो करंट इंड्यूस इन द कॉइल। तो अगर करंट इंड्यूस होना है, मतलब ईएमएफ इंड्यूस होना है,
तो फ्लक्स चेंज होना है, लेकिन फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फील्ड पे। अब हमने बोला इफ द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, if the magnetic field at every point changes with time, at every point changes with time, then an EMF will be induced। और EMF induce कैसे देखते हैं, लेकिन पहले देख लेते हैं। then flux also changes, then flux also changes। so flux will now be a function of time, since flux depends on magnetic field and magnetic field is a function of time। so b bar of t dot ds bar over surface s, and hence an EMF will be induced। therefore an EMF will be induced, which is given by E equal to minus d phi by dt। so E equal to minus d dt of integration over surface s b bar of t dot ds bar। तो ये सब क्यों किया? ये सिर्फ तुमको बताने के लिए किया अप्रोच, कि अगर क्वेश्चन आ गया तो सॉल्व कैसे करना है। तो डेरिवेटिव लेना है और टोटल फ्लक्स निकालने के लिए पहले क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे, राइट। तो यू में सॉल्व फाइंड आउट EMF यूजिंग दिस फॉर्मूला। देन यहाँ तक क्लियर। आवाज आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ दिस चैप्टर, सिंपल एंड इंपॉर्टेंट। तो तुमने नोटिस किया होगा अब तक फैराडेज सेकंड लॉ, मतलब E equal to d phi by dt, which gives you magnitude of induced EMF, and Lenz's law, which gives you direction of induced EMF, right? E equal to minus d phi by dt। ये हमने कहीं पे भी डिराइव नहीं किया, ये हमने सिर्फ स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा। तो डिराइव तो करना पड़ेगा ना, यू कैन नॉट जस्ट कीप ऑन सेइंग समथिंग विदाउट प्रूविंग इट। तो प्रूव करना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा। तो इसको डिराइव करने के दो मेथड्स है, आपके टेक्स्ट बुक में एक दिया है, मैंने दूसरा भी दे दिया साथ में नोट्स में। तो दोनों मेथड्स याद रखो, विच एवर यू वांट यू कैन यूज। उसको बोलते हैं हम लोग मोशनल EMF, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मोशनल, नाम में ही है मोशन। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, वो तो अभी है नहीं यहाँ पे, हमने मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को मूव किया था, तो उसको क्या बोलते हैं? मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्योंकि जब तुम एक कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हो तो फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर चेंज होता है, और अगर फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर चेंज हुआ तो EMF इंड्यूस होता है। मतलब अगर किसी ने पूछ लिया आपको प्रूव E equal to d phi by dt या E equal to minus d phi by dt, तो आपके दिमाग में दो आइडियाज आने चाहिए। फ्लक्स चेंज कब कब होता है? नंबर वन, जब एक कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया जाए। नंबर टू, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करो विदाउट मूविंग द कंडक्टर, कीप द कॉइल स्टेशनरी एंड चेंज द फ्लक्स। दैट इज लिटिल डिफिकल्ट, लेकिन पहला वाला केस इजी है। इजी क्यों है? क्योंकि मैं कंडक्टर को इजीली मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर सकता हूँ। मैं एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करूंगा और उसमें कंडक्टर को मूव करता रहूंगा। मैकेनिकल काम है वो, बहुत सिंपल सा काम है। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन इस पूरे स्पेस में एक मैग्नेटिक फील्ड है गोइंग फ्रॉम माई राइट टू माई लेफ्ट, तो नॉर्थ टू साउथ। मेरे पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, मैं इसको अप डाउन अप डाउन अप डाउन मूव कर रहा हूँ, तो नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, राइट। तो ये इजी है। तो बाय using the motion of conductor inside a magnetic field, it is easy to derive expression। so now we will see motional EMF। नाम में ये मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसमें दो पार्ट्स है, एक है ट्रांसलेशनल मोशन, एक है रोटेशनल मोशन। फॉर एग्जांपल ट्रांसलेशनल मोशन में हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, एक्चुअली एक कॉइल है रेक्टेंगुलर, उसका एक साइड मूविंग है, बाकी सब फिक्स है, बराबर। तो हम उस एक मूविंग साइड को मूव करेंगे अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इसको क्या बोलते हो? ट्रांसलेशनल मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज ट्रांसलेशन। दूसरा, मेरे पास एक बार है, बार को मैंने पिवोट कर दिया। पिवोट पता है? पिवोट कील ठोकना। पिवोट करना मतलब एक जगह पे उसको कील ठोक दिया और उसको रिलीज कर दिया, क्या होगा? रोटेट। तो जब ये रोटेट होगा तब मैग्नेटिक फील्ड से ये पास होगा, मतलब फ्लक्स लिंक विद द
bar will change, and whenever flux linked with the bar changes, there is EMF induced. तो हम दोनों ही केसेस देखेंगे. हम मोशनल ईएमएफ में सबसे पहले देखेंगे ट्रांसलेशनल मोशन, और ट्रांसलेशनल मोशन में मैं आपको दो अप्रोच बताऊंगा. दो टाइप से हम डिराइव करेंगे ट्रांसलेशनल मोशन में, और दूसरा है रोटेशनल. तो पहले देखते हैं ट्रांसलेशनल ईएमएफ, फिर देखते हैं रोटेशनल ईएमएफ. तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट केस. फर्स्ट केस इज ट्रांसलेशनल ईएमएफ, और इसमें दो अप्रोच है वापस से. आई लाइक द फर्स्ट वन. ये ओल्ड सिलेबस का अप्रोच था. व्हाई आई लाइक द फर्स्ट वन, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि याद रखना बहुत सिंपल होता है, यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन का काम नहीं है. तो सबसे पहले ईएमएफ इंड्यूस कब होगा? व्हेन फ्लक्स चेंजेस, मतलब व्हेन अ कंडक्टर इज मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड. तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड दिखाओ. तो यहाँ पे इस रीजन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और क्रॉस फील्ड मतलब गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड. आपके बुक में प्लेन ऑफ पेपर, यहाँ पे प्लेन ऑफ बोर्ड. तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. लेट अस से इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास एक कॉइल है जो पार्शियली इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है और पार्शियली आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है. इमेजिन मेरे पास एक कॉइल है PQRS, जिसका एक पार्ट मैग्नेटिक फील्ड में है और रिमेनिंग पार्ट मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है. I'll give it some name. Let me give it some name. I'll say PQRS, and the notations in your notes may change. The name of the coil may change. तो वो ठीक है, वो कोई प्रॉब्लमेटिक काम नहीं है. आप कुछ भी नाम बोल, ABCD बोल लो, क्या फर्क पड़ता है. मैं ABCD यूज नहीं करता हूँ क्योंकि B मुझे मैग्नेटिक फील्ड के लिए चाहिए. देन इमेजिन, देखो इसमें करंट नहीं है, हमने कोई भी करंट नहीं शो किया. तो दिस इज a coil which does not have current in it. As of now, it does not have any current. यहाँ तक clear? Let us say PQ का लेंथ है L. So let the length of PQ is L. और जो QR है, ये पूरा का पूरा तो मैग्नेटिक फील्ड में है नहीं. स्मॉल पार्ट इज आउटसाइड और बाकी का पार्ट इज इनसाइड. तो जितना भी पार्ट इसका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, उसके लेंथ को बोल देंगे x. क्या बोल देंगे? x. So let x be the length of or the part of or the segment of QR which is inside the magnetic field. EMF induced होने का प्राइमरी रीजन है चेंज इन फ्लक्स. तो पहले फ्लक्स है कितना वो देख लो. हाउ मच इज द फ्लक्स linked with the coil? What is the formula for flux linked with the coil? V bar dot ds bar. मतलब flux linked with the coil, initial flux linked with the coil, initial flux phi linked with the coil is B bar dot A bar in this case. ds bar नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बड़ा एरिया है ना. ds bar कब लिखते हो? छोटा एरिया होगा तो ठीक है. What is B bar dot A bar? BA cos theta. BA cos theta. बराबर. Magnetic field is perpendicular to the area. Angle is 90. What is cos 90? 0. अटक गए. हाँ, यहाँ फंस गए तुम. यहाँ पे तुम लोग फंस गए. राइट. क्यों फंस गए बताऊं मैं? क्योंकि मैंने तुमको यही बोला था, वो एरिया का डायरेक्शन क्या होता है? कॉइल को परपेंडिकुलर होता है. कॉइल को क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. तो तुम इमेजिन ही नहीं कर रहे हो. मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है. मतलब मैग्नेटिक फील्ड कॉइल को क्या है? परपेंडिकुलर है. और कॉइल का डायरेक्शन परपेंडिकुलर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है और डायरेक्शन ऑफ एरिया भी अंदर है. तो व्हाट इज एंगल? तो 90 क्यों बोला था? हाँ, तो 0 है वो. तो सिंस the direction of magnetic field and perpendicular drawn to the coil, they are in the same direction, hence angle is 0. So cos 0 is 1. So flux is equal to B into A. But can you tell me what is the area of the coil which is inside the magnetic field? Alex, excellent. This is what I was expecting. Very good.
So initial flux linked with the coil is B into L into X. Clear? Let us call this as equation number 1. काम में आएगा. बाकी सब आप खुद लिख सकते हो, मैं थ्योरी लिखने में नहीं जाऊंगा. Consider a magnetic field B bar which is pointing inside the plane of paper, because you will write on the paper. Consider a coil PQRS which is partially inside the magnetic field. Let the length of the PQ be L. Let the length of side QR which is inside the magnetic field be X. Therefore, the total area of the coil inside the magnetic field is L into X. Therefore, initial flux linked with the coil is B bar dot A bar, which is BA cos theta. But since theta is 0, therefore flux is B into A. A is Lx. Therefore, initial flux linked with the coil is BLx. अब तक हमने मोशन नहीं लाया, अब मोशन लाओगे. Let us move this coil out from the magnetic field with a velocity v. तो हम क्या करेंगे, हम इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे विद स्पीड v. जैसे ही तुम ये करते हो, as soon as you try to take this coil out from the magnetic field, flux linked with the coil changes, and the rate at which flux is changing, तो क्या लोगे, डेरिवेटिव लोगे d phi by dt. फिर आप क्या बोलोगे, let us move this coil outside the field with a speed v. As soon as we try moving this coil outside the field, flux linked with the coil changes. The rate of change of flux is d phi by dt. So d dt of BLx. B कांस्टेंट है, L भी कांस्टेंट है, कुछ चेंज हो रहा है तो x चेंज हो रहा है. एक्सचेंज नहीं हो रहा है, चेंज इन x हो रहा है. क्यों? क्योंकि जब तुम कॉइल को बाहर निकालोगे तो जो x है, मतलब जितना पार्ट QR का फील्ड के अंदर था वो अभी कम 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 होता जाएगा. इमेजिनेशन तो बढ़ाना ही पड़ेगा, उसके बिना तो समझेगा ही नहीं. तो एज यू आर मूविंग दिस आउट, एक स्टेज तो ऐसा भी आएगा कि देयर इज नथिंग इनसाइड द फील्ड, मतलब व्हाट इज चेंजिंग इज x. तो व्हाट इज चेंजिंग इज x, बराबर. तो B और L को रख लो बाहर. तो therefore d phi by dt is equal to B constant, L constant, dx by dt. What is dx by dt? V. Very good. dx by dt is speed. तो BLV इक्वेशन नंबर 2. यहाँ तक क्लियर? पक्का? अब तक हम लोग इंड्यूस ईएमएफ पे आए नहीं, अब आएंगे, पर इतना पहले पता होना चाहिए. अब होगा क्या, जैसे ही तुमने कॉइल को बाहर मूव करना स्टार्ट किया, फ्लक्स चेंज हुआ, और इफ द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड. Since an EMF is induced, there is a current induced in the coil which is in anti-clockwise direction. Direction doesn't matter here. Important चीज ये है कि जैसे ही तुमने कॉइल को बाहर मूव करना स्टार्ट किया, फ्लक्स चेंज हुआ, EMF इंड्यूस हुआ, उसने करंट इंड्यूस कर दिया. उससे क्या हुआ, अब तक करंट नहीं था कॉइल में, तो दे वेयर conductors without current inside external magnetic field, but now they are conductors carrying current in an external magnetic field. Whenever you have current carrying conductor in an external magnetic field, they experience magnetic force. कौन सा? बिल साइन थीटा. तो जो ऊपर का साइड है PS, इस पे एक फोर्स लगेगा F1, जो नीचे का साइड है QR, इस पे फोर्स लगेगा F2. F1 and F2 are equal in magnitude but opposite in direction, hence they cancel out. लेकिन यहाँ पे जो साइड है PQ, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कैंसिल हो नहीं पाया. तो there is some force F acting on side PQ which is inside. तुम मूव कर रहे हो आउटसाइड और फोर्स है inside, क्योंकि वो हमने अभी देखा था, जिसने उसको प्रोड्यूस किया वो उसी को अपोज करता है. प्रोड्यूस किसने किया? आउटसाइड मोशन ने. तो मोशन को अपोजिट फोर्स आ जाएगा, इनसाइड आ जाएगा, मतलब F1 और F2 क्या हो गया? कैंसल, राइट. तो as soon as the coil is moved outwards, right, and EMF is induced in the coil,
an EMF and hence a current is induced. A current is induced in the coil. Right now, this coil becomes current carrying conductor. Current carrying conductor in an external field. Therefore, forces act on sides. कौन sides? एक था PQ, एक था QR और एक था PS. PS पे, PQ पे और QR पे. SR पे एक्ट नहीं होगा क्योंकि SR मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है. बराबर. Let F1 be the force acting on ऊपर का जो साइड था वो acting on PS. F2 bar be the force acting on उसका अपोजिट जो था नीचे acting on QR, right? And F bar be the force acting on PQ. तो यहाँ पे F1 and F2 are equal in magnitude and opposite in direction. And hence cancel out. Clear? पर F bar cancel नहीं हुआ. F bar is given by F bar is the force acting on side PQ. That F bar अगर आपको याद होगा तो अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूँ तो that is Bill sin theta. Let us say I is the current, L था length of side PQ sin theta. लेकिन इस केस में थीटा इज 90 डिग्री. क्यों? क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन देख रहे हो. पहले तुम एरिया का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख रहे थे. एरिया का डायरेक्शन भी था इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड भी था इनसाइड. लेकिन अब तुम क्या देख रहे हो? करंट कैसा आ रहा है? नीचे. करंट कैसा आ रहा है? करंट आ रहा है नीचे, ऐसा नीचे. और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? परपेंडिकुलर है. व्हाट इज एंगल? व्हाट इज sin 90? 1. तो इन दिस केस theta is 90 degree, right? But theta is 90 degree. Therefore, force is BIL. और ये अप्रोच मुझे इसके लिए भी पसंद है. There are two reasons. एक तो डेप्थ है इसमें, क्योंकि तुमने ये सब ऑलरेडी सीखा है 10th नंबर चैप्टर में. जो दूसरा अप्रोच है इतना डेप्थ नहीं है. दिस इज बेटर ऑफ. नंबर 2, ये आपको डायरेक्शन के साथ देगा, मतलब ये माइनस साइन के साथ देगा. जो दूसरा अप्रोच है उसमें साइन नहीं आता है. मतलब जो सेकंड अप्रोच वी विल सी, दैट इज फैराडेज सेकंड लॉ का डेरिवेशन. दिस इज लेंज लॉ का डेरिवेशन. तो BIL आ गया. इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं फिलहाल. अब जो हो क्या रहा है, हमको डिस्प्लेसमेंट करना है बाहर की तरफ और फोर्स है अंदर की तरफ. इसका मतलब वर्क डन करना पड़ेगा. बिना वर्क के तो ये होगा नहीं अब, क्योंकि फोर्स इज अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो इमेजिन मुझे अगर इस कॉइल को एक स्मॉल डिस्टेंस dx से मूव करना है, तो लेट अस से दिस डिस्प्लेसमेंट इज dx. तो वर्क हैज टू बी डन. तो वर्क डन इन मूविंग द कॉइल थ्रू डिस्प्लेसमेंट dx outside the magnetic field is FDX. So the work done in moving the coil outside, of course outside the magnetic field, by a small displacement dx, is dw equal to
गलत, f bar dot dx bar, that is the correct thing. तो dw इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स कॉस ऑफ एंगल, अभी मैं थीटा बार बार थीटा नहीं यूज कर सकता, मैं थीटा 1 बोल देता हूँ। एक्चुअली आपको इतना लिखना नहीं है, आई टेल यू, ये नहीं लिखना है आपको, राइट, माइनस साइन भी नहीं लिखना है, माइनस साइन मैं बाद में बताता हूँ। कॉस ऑफ थीटा 1 इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कहाँ था, टू द लेफ्ट, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, टू द राइट, कितना एंगल, व्हाट इज कॉस ऑफ 180, -1। इसके लिए डायरेक्टली लिख देते हैं, यहाँ पे बोल देते हैं वर्क डन इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स, फिर बोलते हैं नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। ये अप्रोच है उनका सॉल्व करने का, करेक्ट। फोर्स क्या था, फोर्स क्या था इक्वेशन नंबर 3 से, बी आई एल, देयरफॉर डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस फोर्स इज बी आई एल डी एक्स, लेट अस से इक्वेशन नंबर 4, बराबर। तो हमने सबसे पहले तो इक्वेशन 2 तक डी फाई बाई डी टी शो किया, बी एल वी कैसे शो किया, और सिंपल अप्रोच था। हमने बोला कि एक कॉइल है, कॉइल का एक छोटा सा पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, बाकी का पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। इनिशियल फ्लक्स कितना है, बी एल एक्स, बी इंटू ए, दैट इज बी एल एक्स इज द इनिशियल फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। नाउ यू स्टार्ट मूविंग द कॉइल आउटसाइड विद स्पीड वी, बराबर। जैसे ही तुम कॉइल को बाहर मूव करोगे तो फ्लक्स चेंज होगा, हर सेकंड में कितना फ्लक्स चेंज होगा, दैट इज डी फाई बाई डी टी। हमने देखा डी फाई बाई डी टी आ गया बी एल वी। फिर जैसे ही हमने कॉइल को बाहर मूव किया, फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस हुआ। नाउ दिस कॉइल बिकम्स अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो साइड्स, चारों साइड में से 3 साइड पे फोर्स एक्ट होगा, सिर्फ पी क्यू को छोड़ दो, बाकी फोर्सेस कैंसिल हो गए, F1 एंड F2 कैंसिल हो गए, बराबर। और ये फोर्स अंदर की तरफ है क्योंकि मोशन बाहर की तरफ है, होना भी चाहिए। तो अगर मुझे कॉइल को dx डिस्प्लेसमेंट से बाहर मूव करना है तो वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि नाउ यू आर मूविंग द कॉइल अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वर्क डन इन मूविंग द कॉइल थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx इज कितना, माइनस एफ डी एक्स। लेकिन f है फोर्स एक्टिंग ऑन साइड पी क्यू, जो था बिल साइन थीटा, लेकिन थीटा था 90, तो था बी आई एल। तो वर्क डन आ गया माइनस बी आई एल डी एक्स, राइट। लेकिन हमको इलेक्ट्रिक पावर का भी एक डेफिनेशन पता है। क्यों पावर की बात क्यों रही है यहाँ पे, पावर की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, और ईएमएफ इंड्यूस ने क्या इंड्यूस कर दिया, करंट। और अगर आपको याद होगा वोल्टेज इनटू करंट मतलब ईएमएफ इनटू करंट क्या होता है, पावर। मतलब इस सर्किट में अभी पावर जनरेट हो गया, तो पावर जनरेट हो गया तो फिर पावर पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक पावर इज गिवन बाय वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन कितना है, dw अपॉन dt। मैं dw बाई dt क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क है ना, अपॉन dt। लेकिन पावर क्या होता है पता है, E इंटू आई। तो यहां से तुमको dw क्या मिल गया, E I dt, इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, सेम होगा। और ये क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि कभी कभी सर समझ में नहीं आता क्यों लिखा, तो तुमको लेंज लॉ प्रूव करना है। तुमने इक्वेशन नंबर 4 तक कहीं पे ईएमएफ की बात ही नहीं की, कहाँ दिखा तुमको ईएमएफ, दिखा क्या इक्वेशन नंबर 4 तक कहीं पे भी ई दिख रहा है क्या तुमको, तो लाना पड़ेगा ना। तो कैसे लाओगे, पावर, पावर इज ईएमएफ इनटू करंट, बट इट इज आल्सो वर्क डन अपॉन टाइम। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 लेफ्ट हैंड साइड आर सेम, तो राइट हैंड साइड शुड आल्सो बी सेम। तो ई आई डी टी इक्वल टू माइनस बी आई एल डी एक्स, सही है। क्या कैंसिल हो गया, आई और आई गया, वेरी गुड। और dt को वहां शिफ्ट कर दो, तो क्या है, क्या आ जाएगा, E इक्वल टू माइनस बी एल डी एक्स अपॉन डी टी। वट इज डी एक्स बाई डी टी, तो माइनस बी एल वी, इक्वेशन नंबर 6। लेकिन बी एल वी इक्वेशन नंबर 2 से क्या था, डी फाई बाई डी टी था, वेरी गुड। but from equation number 2 BLV is equal to d phi by dt, therefore E equal to minus d phi by dt, hence proved, hence we have shown E equal to minus d phi by dt, लेंज लॉ हो गया प्रूव।
So that is why I like this approach more than what is given in the new syllabus, new textbook. पुराने टेक्स्ट बुक का अप्रोच ज्यादा, मुझे ऐसा लगा कि ज्यादा डेप्थ है, तो वो आपको पता होना चाहिए। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसके जो इंटरमीडिएट स्टेप्स है ना, उस पे आगे क्वेश्चंस आते हैं। इस डेरिवेशन के इंटरमीडिएट स्टेप्स पे आगे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे बीएलवी पे आप देखोगे रोटेशनल ईएमएफ, तो हम डिराइव ही करेंगे यूजिंग बीएलवी। है तो क्लियर, राइट? तो इसका जो सेकेंड अप्रोच है वो, और रोटेशनल ईएमएफ, ये हम लोग करेंगे अभी नेक्स्ट सेशन में, दैट इज टुमारो। दैट्स इट फॉर टुडे।